चलिए, गुरुवार की सुबह, गुरुवार है तो आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन। और क्या गजब की जा रही है ये वीकली साइकिल, जिसका आज कल्मिनेशन होगा। फ्राइडे ऑनवर्ड जो मूव है वो आपको आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। फ्राइडे और राइट साहब बाज रखिए क्विकली, फ्राइडे और मंडे को बढ़िया चले थे। कोई आईटी, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई रिलायंस, इस तरह के स्टॉक सपोर्ट कर रहे थे। ट्यूसडे को मामला गड़बड़ाया था, लड़खड़ाया था, पर जाते जाते हम लोग संभल गए। पर कल का वो सेशन था जब दिक्कतें बढ़ती चली गई, हिसाब किताब सब बराबर हो गया, वाट लग गई। तगड़ा प्रेशर कल भारतीय बाजारों में, 2% से ज्यादा की कमजोरी, 460 अंक निफ्टी और 4.25% निफ्टी बैंक दबाव के साथ 2000 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में कल के देखने को मिली। और कल का पेन ऐसा था जो मार्च 2022 के बाद एक दिन में सबसे तगड़ी पिटाई, यानी कि पिछले 22 महीनों में इस तरह की गिरावट हमने नहीं देखी थी आते हुए। ऐसे में और कल लार्जली वो एचडीएफसी बैंक, वो कमजोर ग्लोबल संकेत, वो सब रिस्पॉन्सिबल थे कल के उस सिग्निफिकेंट डैमेज के लिए। खैर, कल के उस पेन के बाद आई एम श्योर सबके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। क्या ये रिवर्सल की एक्चुअली शुरुआत हो गई है? क्या यहां से और तगड़ी गिरावट की गुंजाइश है? अब तक सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की चर्चा हो रही थी कि आप बाजार में शॉर्ट्स खोलने के भी मौके ढूंढने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इन सब पे आगे आऊंगा, बातचीत करूंगा, पर आज के सेशन की अहमियत समझा देता हूं। भाई, कल 2 एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस अवेटेड थी, वो बार साहब, बोमन साहब की। कुछ निकल के आया तो इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक पहलू बाजार का वहां पे भी है, क्योंकि बॉन्ड डील, डॉलर इंडेक्स सब इंच अप कर रहा है यूएस में। कोई हिंट, सटल हिंट्स आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। आज भी उसी कड़ी में बॉस्टिक साहब एक और एफओएमसी के मेंबर है जिनकी स्पीच लाइंड अप है। आज शाम को यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आने हैं। 2 इंपॉर्टेंट चीजें आप देखते हो, महंगाई और दूसरा नौकरी, जॉब मार्केट। महंगाई ने तो सरदर्द कर दिया है, यूएस में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंचअप हो गई है, इसीलिए उसको पर्सपेक्टिव में रखते हुए अब ये जो जॉब रिलेटेड आंकड़े हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स यूएस में आएंगे। आज रिजल्ट्स के लिहाज से इंडसइंड बैंक निफ्टी की इकलौती कंपनी जिसके नंबर्स आने पर वायदा में कुछ इंटरेस्टिंग है, और खास तौर पे पॉलीकैब, जिसके नतीजे तो खैर ठीक ठाक एक्सपेक्टेड है, लेकिन उससे ज्यादा उस कॉन्फ्रेंस कॉल, उस कमेंट्री, सब सवाल दागेंगे जो कुछ हुआ है उस रिलेटेड डेवलपमेंट्स पे। तो वो कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत में मेंशन कर ही चुका हूं, निफ्टी 50 की आज वीकली एक्सपायरी। खैर, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब और दिक्कतों के लिए ब्रेसअप कर लीजिए। 165 अंक कमजोर, 3/4% के दबाव के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहे हैं। क्विकली हमारे एशियाई पीयर्स रखिएगा और उसके बाद यूएस के बाजार। मुनाफा वसूली खैर यूएस में भी अब कंटिन्यू हो रही है, एशियाई पीयर्स ठीक ठाक है। यूएस में हम डाइजेस्ट क्या करके गए थे, आधे % से 2/3% का दबाव, एक्चुअली उससे कमी आया, 1/4 से आधे % का दबाव। तो फिर एक चीज और दिखा देता हूं, जिसने कल सरदर्द किया था, इंडिकेशन तो ऐसे हैं कि वो आज भी और ज्यादा सरदर्द करेगा। एचडीएफसी बैंक का एडीआर लेकर आइएगा। कल सुबह 6.5% गिरा हुआ था और सारे समीकरण बाजार के बिगड़ गए। वो 6.5% के ऊपर कल फिर एडीआर 9% गिर गया। और ये रीजन है इंडियन गिफ्ट निफ्टी के अपने एशियाई पीयर्स से अंडर परफॉर्मेंस का, और जो क्यूज ठीक ठाक थे उसके बावजूद इस तरह का डिसअपॉइंटमेंट का। ये तो मामला जबक गड़बड़ा रहा है। मैंने तो 1-2 बार रिफ्रेश करा था सुबह आके, कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा है। कल का डेटा अपडेट हुआ नहीं हुआ है, पर एक्चुअली सबने टटोल लिया, पेन बढ़ते ही चले जा रहा है। खैर, ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, हर्षदा से बातचीत करेंगे, वीरू से फिर जानेंगे निफ्टी बैंक की आज वीकली एक्सपायरी के दिन किस तरह की स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। पहले हर्षदा, गुड मॉर्निंग। क्या है हमारे पास, किस तरह के डेटा पॉइंट्स? बॉन्ड डील के पर्सपेक्टिव से बहुत ही बिगड़े हुए हैं, क्योंकि बॉन्ड डील परसिस्ट कर रही है 4% के ऊपर, और उसी का खतरा दरअसल ग्लोबल मार्केट्स पर इस समय बना हुआ है। तो कल एक और सत्र था, और ये लगातार तीसरा सत्र था दरअसल डाउ जोन्स के लिए, जहां पर कमजोरी के साथ कारोबार बनता दिखाई दिया। ये सेल ऑफ क्लियरली हमने देखा है आपके S&P और नैस्डैक में भी परसिस्ट कर रहा था। अब कुछ डेटा पॉइंट्स आए हैं जो दरअसल बॉन्ड यील्ड को और फ्यूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कल शाम को जो यूएस के रिटेल सेल्स आए
वो ज़्यादा मजबूत आए हैं अनुमान के मुकाबले। ये बेसिकली कह रहा है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट जो है वो रेजिलिएंट है, और ऐसे में जो फेडरल रिजर्व की तरफ से वो अग्रेसिव रेट कट्स आने वाले थे उस पर संदेह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रिटेल सेल्स का जो नंबर है वो करीब 0.6% बढ़कर आया नवंबर के लिए। उससे पहले करीब 0.4% मंथ ऑन मंथ ऑटो कंपनियों को छोड़कर अगर आप ध्यान दें रहा है। तो इन नंबर्स पर स्ट्रेंथ ज़रूर बनती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल इजाफा बना है और यही दरअसल बॉन्ड यील्ड को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है, 4% के ऊपर। इनफैक्ट 4.12% के आसपास वो बॉन्ड यील्ड लास्ट देखी गई थी, 10 ईयर यील्ड। और इसके बाद ऑफ कोर्स जैसे आपने मेंशन किया, दो स्टेटमेंट्स आने थे। एक तो क्रिस्टोफर वॉलर, उन्होंने वार्न किया है कि बहुत धीमी तरीके से वो मॉनेटरी पॉलिसी की ईजिंग होती हुई दिखाई देगी। तो और ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि मार्केट इज रन अहेड ऑफ इटसेल्फ। मार्केट कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा लेकर पहले ही बहुत ज़्यादा बड़ा रिएक्शन दे चुका है और बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द और बहुत स्विफ्टली वो रेट कट होंगे। वैसी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। और बार बार आपको याद होगा पिछले पूरे हफ्ते ऐसे बयान आए हैं और कल भी वैसा ही बयान आया। इनफैक्ट मिशेल बोमन, उनका जो स्टेटमेंट था वो प्राइमरीली बैंकों के कैपिटलाइजेशन से जुड़ा हुआ था। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में चल रहा है वहां पर भी कुछ बयान आए, और ये सिर्फ अमेरिका के रेट कट के पर्सपेक्टिव से नहीं थे, ग्लोबली जो रेट्स का हाल रहा है उसके पर्सपेक्टिव से थे। तो ईसीबी मेंबर्स ने इंडिकेट किया है कि रेट कट प्रोजेक्शंस पर ज़्यादा आप मार्केट में तेज़ी अननेसेसरली ना करें, क्योंकि जब वो डेटा पॉइंट इंडिकेट करेगा और जब वो कॉन्फिडेंस आएगा कि इकॉनमी में स्थिरता है, इन्फ्लेशन पूरी तरह से नियंत्रण में है, उसके बाद ही रेट कट की गुंजाइश है, उससे पहले नहीं। और यही वो स्टेटमेंट्स थे जो दरअसल रैली को बार बार थोड़ा सा कमज़ोर कर रहे हैं या फिर उसमें से धीरे धीरे करके हवा निकाल रहे हैं। तो वो एक पर्सपेक्टिव है। दूसरी तरफ अगर आप गोल्ड का हाल देखें, गोल्ड में भी कुछ कुछ करेक्शन देखने को मिला है। $2010 के आसपास ये आ चुका है। कच्चे तेल में थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनी है, लेकिन उस टेंशन में कोई ईजिंग नहीं है, क्योंकि अमेरिका फिर से कुछ येमनी ठिकानों पर हमला करता हुआ दिखाई दिया। लास्ट टाइम तो हमने देखा था अच्छा खासा रिटेलिएशन हौती की तरफ से आया था। $78 पर स्थिर है इस समय ब्रेंट। तो पिक्चर ठीक नहीं है, स्थिति अच्छी नहीं है। कोई ऐसा पॉजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि जिस बड़े ट्रिगर पर तेजी आई थी कि रेट्स शायद पहले कट होंगे, बार बार लोग आकर कह रहे हैं कि आराम से होगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, और वही दरअसल बॉन्ड डील को उठा रहा है। तो एवं ही तेजी कर ली थी ग्लोबल मार्केट ने, सबको पता था इतनी जल्दी होना नहीं है। और उसके बाद हर्षदा ने बीच में मेंशन करे थे एफओएमसी मेंबर्स की कमेंट्रीज कि 2% जब तक लक्ष्य अचीव नहीं होते हैं तब तक, और फिर उसके बाद वो और लक्ष्य से दूर चला गया। इन्फ्लेशन 3.4 पे पहुंच गया स्वेलो के दिसंबर में। सारे समीकरण बिगड़ते चले जा रहे हैं और हमारे लिए तो एक नया सरदर्द जो है खतरनाक वाला वो वीरू। अब कल का सेशन तो खैर एक्टर साहब दिखा दिए, निफ्टी बैंक स्विंग्स पे दिखा भी चुके हैं आप। वीरू कल बहुत पेनफुल सेशन था, काफ़ी दिक्कतें थी। HDFC बैंक का ADR जो इंडिकेट कर रहा है, जिस तरह के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उसको देख के तो कहना चाहिए एक्सोडस हो रहा है, सब लपक के निकलने की तैयारी एक साथ करने में लगे हुए हैं। इस तरह का मूड माहौल है। और कल जब पिटाई हो रही थी ना, तो न्यूज रूम में ऐसी बहुत HDFC बैंक की चर्चा हो रही थी। तो टुंग लेकर आए HDFC का फुल फॉर्म, हमारा धन फंस चुका। अब HDFC हो या निफ्टी बैंक, क्योंकि आज निफ्टी बैंक पहले हम लोग गॉज करेंगे, उसके बाद फिर निफ्टी पे कॉल लिया जाएगा। एक काम कर रहा है, निफ्टी बैंक से शुरू करें क्या, या HDFC बैंक, जैसा आपको पसंद आए। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे, कैसा डेटा खड़ा हुआ है, उससे शुरू करते हैं और उसके बाद आज की स्ट्रैटेजी समझते हैं। देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। पहली बात तो यह है कि कल जो भी मैंने कल्पना की थी कि निफ्टी बैंक कहाँ खुलेगा, कैसे खुलेगा, ये HDFC बैंक भी मतलब उस ट्रेजेक्टरी से इतना बाहर खुला कि लॉजिकली किसी ने ट्रेड करना मुश्किल था। I mean, वो कल्पना शक्ति जो थी ना उससे बाहर था। I mean, हम कहाँ सोच रहे थे वो कहाँ किस क्लस्टर में खुला। आशीष, डेटा पे आऊँ, आपकी बात बिल्कुल I mean, सही है। आज बैंक्स को ही डिस्कस करते हैं। आशीष, याद रखिएगा, निफ्टी HDFC बैंक, अगर मैं सिर्फ टेक्निकल्स को मानूं तो अभी ये 1450 तक का डाउनसाइड दिखाने में सक्षम है। जिस प्रकार की सेलिंग है, चार्टिकली जो प्लेस है, हिस्टोरिकली बहुत खराब सर्कमस्टेंसेस में HDFC बैंक ने अपने 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ है, बहुत आराम से कंफर्टेबली छुआ है, और वो एवरेज इस वक्त प्लेस्ड है 1450 के आसपास।
अब आते हैं, देखिए पूरी रणनीति चाहे वो निफ्टी की हो चाहे वो निफ्टी बैंक की है, वो सारी की सारी रणनीति घूम रही है HDFC बैंक के इर्द गिर्द। निफ्टी का चार्ट लेके आता हूँ, निफ्टी बैंक का, माफ कीजिएगा आशीष। कल हमारा जो क्लोज निफ्टी बैंक का आया है ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आया है, याद रखिएगा। कल फिर भी 46,000 पे कुछ पुट राइटर्स विजिबल थे, वो ये सोच के गए कि दैट्स इनफ फॉर द डे, बट आशीष आज एक फिर गैप डाउन मिल रहा है। आशीष यहाँ पे ऑप्शंस दिखाने लायक है नहीं आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं ऑप्शंस से आपको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता कि क्या निफ्टी बैंक में होगा, बट एक बात याद रखिएगा, एक चार्ट आपकी स्क्रीन पे आएगा आशीष। 45,600 पे 4 और 5 दिसंबर के बीच में एक गैप परसिस्ट करता है आशीष। 4 और 5 दिसंबर में एक गैप परसिस्ट करता है जिसका हायर एज है 45,600। 45,690 आपका 100 डे मा है, 45,600 आपका उसका निफ्टी बैंक के गैप का हायर एज है आशीष। इसके नीचे लगभग 800 पॉइंट बिल्कुल खाली हैं, बिल्कुल साफ है, और उसका लोअर एज आता है करीब करीब 44,500 और 44,600। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। पुल बैक तभी कोई आएगा बैंक निफ्टी में जब आप 46,500 की ट्रेजेक्ट्री को, यानी 50 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करके ट्रेड करने लगे, अदरवाइज नहीं। सो आज के लिए पोस्ट गैप डाउन 45,600 500 क्रिटिकल है, उसके नीचे याद रखिएगा ये गैप लगभग 44,500 तक खुला हुआ है। नाउ निफ्टी पे फिर भी कल अगर आप देखें ट्रेड ठीक रहा। मेरी बात यही हुई थी कि कोई भी पुल बैक तभी सस्टेन करेगा, पुल बैक ट्रेड तभी लेंगे जब हम 21,852 की ट्रेजेक्ट्री को पार करेंगे। 21,840 कोलैप्स हो गया, वी विल गो शॉर्ट बिलो 780 750 एंड वी विल कैरी शॉर्ट इफ क्लोज कम्स बिलो 750। आशीष यहाँ पे कल क्लोज आया 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। एक बार जरा आप ऑप्शन राइटर्स को देखिए जो इस एक्सपायरी के हैं, जिस दिन की हम बात कर रहे हैं। 21,700, 21,800, 21,900 पे बड़े कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है, और इवन 21,500 जिसके नीचे अभी तक हमने क्लोज नहीं दिया था, वहां पर भी पुट राइटर्स विजिबल नहीं है। तो अप्रोच क्या रहेगी? अगर आपके पास कल के शॉर्ट हैं, याद रखिएगा कल के शॉर्ट हैं तो ठीक है, लेवल्स लिखा है स्क्रीन पे। बेस वन क्या है? इट्स 21,433। ये हमारा पिछले 2 हफ्तों का एक स्विंग लो है आशीष। यहां पे अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा, बट अगर ये रेंज कोलैप्स हो रही है, इन दैट केस वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर 21,366, 323 और 271 ऑन द डाउन साइड। निफ्टी में अगर गैप डाउन के बाद 21,500 पे और 21,600 पे कॉल राइटर हो जाएं, तो वो जो रजिस्टर्स 21,700 का है वो नीचे आके अब करीब करीब 21,500 के जोन में आ जाएगा। सो ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट आशीष, आज का फियर है निफ्टी बैंक का वो करीब 800 पॉइंट का गैप आशीष। ओके, ये है अप्रोच आज की थर्सडे की निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और थोड़े से पेनफुल सेशन के लिए हम लोग फिर ब्रेसअप करते हुए। ऐसे में स्टॉक्स कौन कौन से? पेन तो मुझे लग रहा है और स्टॉक्स देखकर बढ़ेगा ही आशीष, क्योंकि नतीजे बढ़ाने शुरू हो गए। हाँ एक्चुअली LTI माइंट्री, और मुझे याद है डिस्टिंक्टली जब पिछले क्वार्टर के बाद मेरी बातचीत हुई थी कंपनी के मैनेजमेंट से, उन्होंने कहा था कि H2 ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अब थोड़े से बयान बदले हुए हैं। तो आप देखिएगा डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में सिर्फ 1% तक का ही इजाफा देखने को मिला है। कॉन्स्टेंट करेंसी बेसिस में 2% की ग्रोथ की उम्मीद थी, ये मुश्किल से ½ बढ़ पाया है। एबिटा मार्जिन दबाव में करीब 60 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला है, मार्जिन्स पर 15.4% पर आया है, और कंपनी कह रही है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कुछ ज्यादा ही फर्लोज देखने को मिले जिसका अनुमान नहीं था, तो उसका इम्पैक्ट है। रैंप अप ऑफ न्यू डील्स हो रहा है, वेल ऑन ट्रैक है, लेकिन डिस्क्रिशनरी रैंप डाउन जो है वो वापस लौटता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के नाम पर कुछ बदलाव नहीं है। फोर्थ क्वार्टर वैसा ही रहेगा जैसा थर्ड क्वार्टर था, और ये स्टेटमेंट दरअसल कुछ पेन ला सकता है स्टॉक में, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये काफी कॉन्फिडेंट थे कि H2 काफी बेहतर रहेगा। अब कंपनी कह रही है जितना म्यूटेड थर्ड क्वार्टर था वैसी की वैसी सिचुएशन Q4 में रहेगी। इनफैक्ट इन्होंने अपने 17 to 18% के एग्जिट मार्जिन की गाइडेंस को भी कुछ आगे क्वार्टर्स में धकेल दिया है। तो ये कमेंट्री बिल्कुल अच्छी नहीं है LTI माइंट्री की तरफ से। दूसरी तरफ आप देखिए हैप्पीएस्ट माइंड, यहाँ पर भी एक बहुत ही फीका क्वार्टर रहा है। आप गौर करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मुनाफे में सिर्फ 2% का इजाफा रहा, रेवेन्यू भी कम 1% मुश्किल से बढ़ पाया है।
कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे भी 0.8% तक की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिली और इधर भी मार्जिन ट्रिम हुए हैं, तो ये भी दरअसल डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। हाँ, ऑरेकल फाइनेंशियल यहाँ पर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 69% का मुनाफे में ग्रोथ, रेवेन्यू में भी करीब 25-26% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया। और क्यों भी इनफैक्ट इतना कुछ पिछला क्वार्टर पेनफुल हो गया था कहने के लिए। आई थिंक सो। ये स्टॉक लेकिन ध्यान रखिए बहुत चला है, बहुत दिखा चला दीजिएगा है, 3 महीने का चार्ट। और साथ ही अब आईसीआईसीआई प्रू पर आए तो कल हम देख रहे थे कि तेजी आई थी इंश्योरेंस कंपनियों में। आईसीआईसीआई प्रू के नंबर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि वो तेजी बढ़ेगी। आईसीआईसीआई प्रू के केस में बड़ा मिस है टोटल एनुअल प्रीमियम अर्न में, न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस में, मार्जिन्स में। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस गिरा है करीब 29%, 436 पर आया। हमारा अनुमान था 685 करोड़ पर आएगा। वीएनबी मार्जिन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रेशर में आएंगे, लेकिन 28% पर आएंगे, लेकिन ये आ चुके हैं 23% पर, तो वहां पर एक और गहरा कट आया है। और एनुअल प्रीमियम अर्न्ड भी 1907 करोड़ पर आकर सिमट गया है, जहां पर हमारा अपेक्षा थी करीब 2400 करोड़ के आसपास नंबर आएगा। तो ये भी बायफा खराब परफॉर्मेंस ही है। स्टॉक्स जो दूसरे फोकस में रहेंगे उसमें ऑफ कोर्स एनएचपीसी है। ओएफएस की घोषणा हो चुकी है। इशू साइज 1650 करोड़ का है। ग्रीन शू ऑप्शन अतिरिक्त अगर डिमांड अच्छी रही 600 करोड़ का, करीब करीब 2250 करोड़ का ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। आज नॉन रिटेल के लिए खुलेगा। फ्लो प्राइस 66 रुपए प्रति शेयर है। कल रिटेल पार्टिसिपेट कर पाएगा। साथ ही आप ध्यान दीजिएगा, शोभा डेवलपर्स 22 जनवरी अगले हफ्ते राइट्स इशू को लेकर फंड रेज करने पर बोर्ड बैठक है। और सन फार्मा का भी अभी वो फ्लैश आ रहा था, तो ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो टैरो में हैं 2891 करोड़ में दरअसल करेंगे अक्वायर, और फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में दरअसल पूरा एक्विजिशन कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली अपनी हिस्सेदारी ये टैरो में बढ़ा रहे हैं, 78.45% के आसपास मौजूदा हिस्सा है। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स रडार पे। और भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, कुछ सीधा सौदा में कवर हो जाएंगे और डिटेल लिस्ट, फिर से क्यूरेटेड लिस्ट आपके लिए सुबह 8:30 बजे लेकर वापस हाजिर होंगे। तैयारी पूरी हो जाएगी। खैर, आज का इवेंट्स कैलेंडर, गुरुवार निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। अपडेट्स ये हैं कि आज सुबह कैबिनेट की 10:30 बजे मीटिंग शेड्यूल्ड है। लक्ष्मण को रिक्वेस्ट कर दी है, कोशिश जारी है। सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ी आपको बताएगा इस कैबिनेट मीट का क्या हो सकता है एजेंडा। नतीजों के लिए इंडसइंड बैंक, मेरे ख्याल से बाजार बंद होते बाजार बंद होने के जस्ट बाद आएंगे, क्योंकि 4 बजे इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल शेड्यूल्ड है। वैसे दिन के सेकंड हाफ में इंडसइंड बैंक के नंबर्स आते हैं। मैं को याद है जब मैं केवाईसी करता था तो उस समय हमेशा आते थे 1:30 से 2 के आसपास। देखते हैं सेकंड हाफ में नंबर्स। वायदा वाली में इंडिया मार्ट, इंटरमेश, पॉलीकैब इंडिया और टाटा कम्युनिकेशन, ये 3 नंबर्स। कैश के छोड़ देता हूं, लंबी लिस्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट्स में अनंतराज ने फंड रेज करा था, तो क्यूआईपी के थ्रू कर रहा था, उसका इशू प्राइस आज तय होगा। केडीडीएल इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करेगा, और शक्ति पंप्स कल खबरों में था भी और आज फंड रेजिंग की तैयारी है। प्रेफरेंशियल इश्यू या क्यूआईपी के जरिए फंड रेज करेगा। चंबल फर्टिलाइजर की जो बायबैक होना है उसकी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आज है। चाइना के एफडीआई नंबर्स, जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यूएस के आज शाम को जॉबलेस क्लेम्स, हाउसिंग स्टार्ट्स, बिल्डिंग परमिट्स, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, सब आएगा। मैंने शुरुआत में कहा था एक और फेड ऑफिशियल की स्पीच लाइंड अप है। बॉस्टिक साहब एफओएमसी मेंबर हैं, वो आज उनकी स्पीच है। इंतजार है कोई कुछ सटल हिंट्स ड्रॉप करे, देखते हैं। अब अच्छा, चंडीगढ़ के आज मेयोरल पोल्स हैं। ये क्यों मेंशन कर रहा हूं चंडीगढ़ का? क्योंकि मैं पढ़ रहा था, इंटरेस्टिंग है। इंडिया अलायंस के 2 पार्टनर्स कांग्रेस और आप अब साथ में आ गए हैं बीजेपी से कंटेस्ट करने के लिए। तो आपका मेयरल कैंडिडेट है, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर जो है कांग्रेस के होंगे। तो देखना होगा ये कंबाइंड फोर्सेस कितना डेंट कर पाती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विंग्स इंडिया 24 हैदराबाद का एयर शो है ये, जो आज से शुरू होने जा रहा है। इंटरेस्टिंग इसीलिए है कि बोइंग 777-9 पहली बार भारत में लैंड कर रहा है और इस एयर शो में डिस्प्ले में होगा। और अयोध्या, हाँ दरवाजे ना उड़े बस, बाकी सब ठीक है। अयोध्या रामलला की जो मूर्ति है आज गर्भगृह में प्लेस करी जाएगी, जिसे हम कहते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम।
किसी भी मंदिर का इनर मोस्ट पार्ट। और आज से ही ये रिचुअल जो आज का है, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है अब से लेकर 22 तक के बीच का जो रन अप चल रहा है। और आज से और ज्यादा वो रिचुअल्स वगैरह तूल पकड़ते हुए नजर आएंगे। खैर, इस नोट पे काम करा जाए, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज पर बातचीत। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कमोडिटी स्ट्रैटेजी पे जाऊं उससे पहले एक काम करा जाए। तब और अब की सेकंड प्लेट आपकी स्क्रीन पे, जो हर्षदा कह रही थी थोड़े से कंसर्न्स बढ़ रहे हैं फेड के। अब फेड ब्याज दर तो बढ़ाएगा नहीं, घटाने का टाइमलाइन डिले होता जा रहा है, वो कंसर्न है। बॉन्ड और डॉलर इंडेक्स दोनों आपकी स्क्रीन पर है, वो इंच्ड अप ही नजर आएंगे, यही दिक्कत है। बाकी क्यू स्क्रीन पे आज पैसे कैसे कमाई होगी कमोडिटी मार्केट में। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की तरफ से आज के पिक्स है। वंदना भारती का मानना है कच्चे तेल में आप बिकवाली इनिशिएट करें। 59.75 का लगाइए स्टॉप लॉस, 58.80 तक के लक्ष्य। 58.80 तक के कुछ गड़बड़ है ये। 59.50 पे अगर खरीदा तो 58.80 के लक्ष्य। अच्छा, सेल साइड का आइडिया, ठीक है। और सोने में भी बिकवाली करने का कॉल है। 61.725 का स्टॉप लॉस है। दोनों बेचने, मतलब कच्चा तेल और सोना। जाते जाते एक काम करा जाए, गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं। बिल्कुल कल की तरह ही ये संकेत हैं। कल भी प्रिसाइसली 7 बजे का शो खत्म कर रहे थे, 250 पॉइंट गिरावट के इंडिकेशंस थे। आज भी एकदम सिमिलर तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। फिंगर्स क्रॉस्ड, थोड़ा सा बेहतर रहे कल से आज का सेशन। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो सीधा सौदा लेकर आएंगे।